नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज हब पर, जहां हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इतिहास को कहानी की तरह जीवंत बनाते हैं। आज हम जानेंगे गुप्त वंश का उदय और विस्तार, एक ऐसी गाथा जो भारत को फिर से स्वर्णिम युग में ले गई। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। तीसरी शताब्दी ईस्वी का भारत। मौर्य साम्राज्य का वैभव केवल स्मृतियों में रह गया था। शुंग, कण्व और सातवाहन जैसे वंश अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। उत्तर में कुषाणों की शक्ति भी क्षीण हो रही थी। पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। राजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सांस्कृतिक पतन की स्थिति थी। लोगों के मन में एक प्रश्न था, क्या कोई फिर से भारत को एक करेगा? और वहीं पूर्वी भारत के एक कोने में गुप्त वंश आकार ले रहा था। श्रीगुप्त, एक छोटा सा शासक जिसकी भूमि आज के बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैली थी। उनके शासन में कोई भव्य युद्ध नहीं, कोई विशाल विजय नहीं, लेकिन थी राजनीतिक दूरदृष्टि, धार्मिक सहिष्णुता और धैर्य से बनाई गई मजबूत नींव। श्रीगुप्त ने बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए मृग शिखावन में एक मंदिर बनवाया, एक कदम जो धार्मिक और सामाजिक समर्थन जुटाने में सहायक बना। उनके पुत्र घटोत्कच ने इस नींव को और मजबूत किया। वह महाराज बने, किंतु उनकी दृष्टि दूर थी, राज्य का गहन सुदृढ़ीकरण। अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम पर, जिसने गुप्त वंश को एक छोटी शक्ति से विशाल साम्राज्य में बदलने का सपना देखा। उनकी सबसे महत्वपूर्ण चाल थी लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। इस विवाह से उन्हें उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा, शक्तिशाली सैन्य गठबंधन और व्यापक व्यापारिक संपर्क मिले। उन्होंने खुद को महाराजाधिराज की उपाधि दी और स्वतंत्र रूप से मुद्रा जारी की, जिसमें वे और कुमार देवी एक साथ अंकित थे। गुप्त साम्राज्य का विस्तार अब केवल एक संभावना नहीं, बल्कि एक यथार्थ बन गया था। समुद्रगुप्त, वह शासक जिन्होंने गुप्त वंश को अपराजेय बना दिया। उनकी दो प्रमुख सैन्य विजय यात्राएं थीं। उत्तर भारत का अभियान, 9 राजाओं को हराकर सीधे साम्राज्य में मिलाया। प्रयाग प्रशस्ति में इन विजयों का उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत का अभियान, यहां की नीतियां अलग थीं। विजयी राज्यों को अधीनस्थ बनाकर सत्ता सौंपी गई, ताकि बिना सीधी शासन व्यवस्था के कर और श्रद्धांजलि प्राप्त होती रहे। समुद्रगुप्त केवल तलवार के नहीं, कला, साहित्य और संगीत के भी महान संरक्षक थे। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। उनका शासन भारत के नवजागरण का प्रारंभ था। चंद्रगुप्त द्वितीय, या कहें विक्रमादित्य, ने गुप्त साम्राज्य को उसकी चरम ऊंचाई पर पहुंचाया। पश्चिमी क्षत्रपों का पराजय, गुजरात और मालवा पर अधिकार, समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, नवरत्नों का दरबार, कालिदास, वराहमिहिर, धनवंतरी जैसे महान विभूतियां। सांस्कृतिक उत्कर्ष, साहित्य, विज्ञान, गणित और कला का स्वर्णिम विकास। फाहियान ने भारत में देखी गई धर्मनिरपेक्षता और समृद्धि का जीवंत वर्णन किया है। गुप्त प्रशासन की विशेषताएं, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, ग्राम सभाओं और नगर निगमों का सशक्तिकरण, सुव्यवस्थित कर प्रणाली, सुनियोजित भूमिदान प्रणाली। व्यापार और वाणिज्य में पश्चिमी समुद्री मार्गों से रोमन साम्राज्य तक व्यापार, शिल्प, मसाले, रत्न और सूती कपड़े निर्यात। यह शासन एक आदर्श संघीय प्रणाली और आर्थिक सुदृढ़ता का अद्भुत उदाहरण था। स्वर्ण युग भी शाश्वत नहीं होता। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण का सामना किया। आंतरिक विद्रोह, आर्थिक संकट और क्षेत्रीय स्वतंत्रता ने साम्राज्य को कमजोर किया। 6ठी शताब्दी के अंत तक गुप्त साम्राज्य बिखरने लगा, लेकिन उनकी सांस्कृतिक धरोहर अमर रह गई। गुप्त वंश ने भारत को दिया एक नया सांस्कृतिक गौरव, विज्ञान, गणित और कला का अद्भुत विकास, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक शासन का आदर्श। आज जब हम शून्य का आविष्कार, कालिदास की कविता, पायचेरी अजंता की गुफाएं या संविधान में संघीय ढांचे की बात करते हैं, तो हम गुप्त वंश के उपहार को सम्मानपूर्वक याद करते हैं। गुप्तों ने केवल भूमि पर शासन नहीं किया, उन्होंने समय की धारा को मोड़ दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और सिविल सर्विसेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हर सप्ताह मिलती हैं ऐसी ही ऐतिहासिक यात्राएं यूपीएससी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।